तो दोस्तों स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2026 में आई न्यू वेब सीरीज वदंती को। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि ये वेब सीरीज बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, आपका दिमाग घूम जाएगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी घटना से होती है। दो युवक एक सुनसान जगह पर आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। देखते ही देखते दोनों पानी से भरे एक गड्ढे में जा गिरते। इसी दौरान उनमें से एक युवक दूसरे पर हमला कर देता है और वहां से भाग निकलता है। लेकिन ये दोनों युवक हैं कौन और इस घटना का आगे होने वाली घटनाओं से क्या संबंध है, इसका जवाब हमें कहानी आगे बढ़ने पर मिलता है। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में पहुंचती है। टीवी पर एक बड़ी खबर दिखाई जा रही होती है। सरकार के एक नए हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन होने वाला था, लेकिन उद्घाटन के दौरान ही कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए जमीन की खुदाई कराई जा रही थी। जैसे ही मशीन जमीन की पहली परत हटाती है, वहां से इंसानी हड्डियों के कई टुकड़े बाहर निकल आते हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है और हाईवे का काम भी रोकना पड़ता है। राजनीतिक माहौल भी गर्म हो जाता है। सत्ता पक्ष इसे विपक्ष की साजिश बताता है, जबकि पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है, आखिर ये हड्डियां किसकी है और इन्हें यहाँ किसने दफनाया था। जांच की जिम्मेदारी पुलिस तक पहुंचती है। कहानी हमें एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में ले जाती है, जहां सब इंस्पेक्टर राजा भी तैनात है। शुरुआत में यह मामला केवल एक पुरानी लाश की पहचान का लगता है, लेकिन राजा को अंदाजा है कि मामला इतना आसान नहीं है। राजा अपने साथियों के साथ साफ कहता है कि सिर्फ हड्डियां मिलने से किसी व्यक्ति की पहचान करना बेहद मुश्किल होगा। ऊपर से अगर इस मामले में राजनीति जुड़ी हुई है तो जांच और भी मुश्किल हो सकती है। अगले दिन जिले की एसीपी रथिका मीडिया के सामने इस मामले को लेकर बयान देती है। उनका मानना है कि हाईवे प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले किसी समूह ने जानबूझकर वहां हड्डियां रखी हो सकती है, लेकिन पुलिस इस संभावना को भी नजरअंदाज नहीं करती कि ये किसी पुराने अपराध का सबूत हो सकता है। जब एसीपी रथिका पुलिस पहुंचकर राजा से मिलती है तो वह उसे इस केस की गंभीरता समझाती है। राजा को अब सिर्फ हड्डियों की पहचान नहीं करनी है, बल्कि यह भी पता लगाना है कि इस इंसान की मौत कैसे हुई और उसकी लाश इतने समय तक जमीन के अंदर क्यों छिपी रही। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जांच जो धीरे धीरे पुराने राज, अपराध और कई चौंकाने वाले लोगों को आपस में जोड़ने लगती है। राधिका की बात सुनकर राजा थोड़ा चिंतित हो जाता है। उसे डर है कि अगर इस केस की जांच के दौरान उससे कोई गलती हुई तो उसकी नौकरी तक खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रथिका उसे भरोसा दिलाती है कि उसके पुराने रिकॉर्ड काफी अच्छे रहे हैं, इसलिए ही इतनी महत्वपूर्ण जांच उसे सौंप दी गई है। वह यह भी कहती है कि इस केस की पूरी जिम्मेदारी वह खुद संभालेगी और राजा को घबराने की जरूरत नहीं है। राजा आखिरकार केस अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन उसके सामने एक शर्त होती है। वह चाहता है कि इस जांच में उसकी मदद उसका भरोसेमंद साथी रमर करे, जिसे पुराने अपराधों और जटिल मामलों की अच्छी समझ है। रथिका उसकी बात मान लेती है और रमर को भी इस केस की टीम में शामिल कर लिया जाता है। रास्ते में रमर को पता चलता है कि उसे खास तौर पर हाईवे प्रोजेक्ट वाली जगह से मिली इंसानी हड्डियों के मामले की जांच के लिए बुलाया गया है। वह समझ जाता है कि इस केस पर ऊपर से काफी दबाव है और उन्हें बहुत सावधानी से काम करना होगा। टीम सबसे पहले उसी जगह पहुंचती है जहां से हड्डियां बरामद हुई थी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक ये अवशेष करीब 2 से 2.5 साल पुराने हो चुके हैं। इतना समय बीत जाने के कारण कई महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो चुके हैं। यहाँ तक कि हड्डियों को देखकर यह पता लगाना भी मुश्किल है कि मृत व्यक्ति पुरुष था या महिला और उसकी उम्र कितनी रही होगी। लेकिन रमर एक महत्वपूर्ण बात सामने रखता है। लोग भले ही इसे हाईवे प्रोजेक्ट रोकने की साजिश मान रहे हों, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। अगर किसी ने जानबूझकर प्रोजेक्ट रुकवाने के लिए वहां लाश दबाई होती तो उसे हाल ही में दफनाया गया होना चाहिए था। जबकि यह मामला लगभग 2 साल पुराना है, उस समय हाईवे प्रोजेक्ट की कोई चर्चा तक नहीं थी। इसका मतलब साफ है कि इस हड्डियों के पीछे की कहानी हाईवे प्रोजेक्ट शुरू होने से काफी पहले की है। अब पुलिस के सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या यह किसी व्यक्ति की प्राकृतिक मौत थी या फिर हत्या। जांच आगे बढ़ती है तो राजा को हड्डियों में एक और अजीब पता दिखाई देता है, कंकाल का एक हाथ पूरा नहीं। अब पुलिस के सामने 2 संभावनाएं हैं। हो सकता है कि मृत व्यक्ति का एक हाथ पहले से ही नहीं था या फिर मौत के बाद किसी ने हाथ को शरीर से अलग कर दिया। दोनों ही परिस्थिति में इस सवाल का जवाब जरूरी है, क्योंकि आखिर हाथ गायब क्यों है। राजा सुझाव देता है कि पिछले कुछ वर्षों में लापता हुए लोगों की सूची खंगाली जाए और खास तौर पर उन लोगों की जानकारी निकाली जाए
जिनके शरीर पर पहले से कोई हाथ नहीं था या जिनकी पहचान इस सुराग से जुड़ सकती है। इसके बाद टीम शवगृह पहुंचती है, जहां उन्हें उस डॉक्टर से मिलने की उम्मीद होती है जिसने इन अवशेषों की पोस्टमार्टम जांच की थी। अब पुलिस को उम्मीद है कि डॉक्टर की रिपोर्ट से इस रहस्यमय कंकाल के बारे में कोई ऐसा सुराग मिल सकता है जो पूरी जांच की दिशा बदल दे। रजा अब इस केस की जांच को और आगे बढ़ाता है। वे एसीपी रथिका से कहता है कि उसे कुछ लोगों के डीएनए सैंपल लेने की जरूरत पड़ेगी ताकि उन्हें मिले कंकाल के डीएनए से मिलान किया जा सके। रथिका इसकी अनुमति दे देती है। इसके बाद फैसला होता है कि कंकाल से मिले हाथ और उसके पास मिली चीजों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। अगले दिन फॉरेंसिक पोस्टमार्टम डॉक्टर धनपाल वहां पहुंचते हैं। रथिका उनसे पूछती है कि क्या सिर्फ हड्डियों को देखकर उस इंसान के बारे में कुछ पता लगाया जा सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि सामान्य तौर पर हड्डियों से काफ़ी जानकारी मिल सकती है, लेकिन यह कंकाल बहुत पुराना है, इसलिए उम्र और दूसरी जानकारी ठीक से पता लगाना बिल्कुल मुश्किल है। फिलहाल सबसे भरोसेमंद तरीका डीएनए जांच ही है। इसके बाद रजा रमर को एक काम देता है। जिस ब्रेसलेट से उन्हें कुछ लोगों के बारे में सुराग मिला था, उससे जुड़े 14 परिवारों की जानकारी निकालनी है और ज़रूरत पड़ने पर उनके डीएनए सैंपल लेने हैं। रमर और हेड कांस्टेबल मो इस काम में लग जाते हैं। सबसे पहले वे एक युवक के घर पहुंचते हैं। उसके हाथ में वही ब्रेसलेट दिखाई देता है जो कंकाल के पास मिला था। मोहन सोचता है कि इसका डीएनए ले लेते हैं, लेकिन रमर उसे रोक देता है। वह कहता है कि यह आदमी जिंदा है, इसलिए इसकी जांच करने का कोई फायदा नहीं है। हमें उस व्यक्ति को ढूंढना है जो अब जिंदा नहीं है। पूरे दिन वे 14 लोगों में से 12 लोगों का पता लगा लेते हैं और यह भी पक्का कर लेते हैं कि वे सभी जिंदा हैं। अब सिर्फ 2 लोगों के बारे में जानकारी मिलना बाकी रहती है। अगले दिन रजा को एसीपी रथिका का फोन आता है। रजा बताता है कि 14 में से 13 लोगों की जानकारी मिल चुकी है। अब आखिरी व्यक्ति को ढूंढने के लिए रमर जा रहा है, लेकिन रथिका उसे एक चौंकाने वाली खबर दे देती है। फॉरेंसिक लैब से डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। जांच में पता चला है कि कंकाल किसी पुरुष का नहीं बल्कि एक महिला का है। रजा और रमर दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। रथिका बताती है कि वहां सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं हुई थी। जो अलग से हाथ मिला था उसका डीएनए किसी दूसरी महिला का है। मतलब उस जगह 2 अलग अलग महिलाओं की मौत हुई थी। अब मामला पहले से भी ज्यादा उलझ जाता है। राजा रमर से कहता है कि जो आखिरी व्यक्ति बचा है उसके बारे में भी पता लगाना चाहिए, लेकिन रमर कहता है कि अब जब कंकाल किसी महिला का निकला है तो उस आखिरी व्यक्ति को ढूंढने से शायद कोई फायदा नहीं होगा। राजा उसकी बात नहीं मानता। वह कहता है कि बिना जांच किए किसी को छोड़ना सही नहीं होगा, इसलिए वह खुद उस आखिरी व्यक्ति को पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। राजा उस आदमी मणि के घर पहुंचता है, लेकिन घर बंद जैसा दिखाई देता है और वहां कोई नजर नहीं आता। आसपास पूछताछ करने पर उसे एक बुजुर्ग महिला मिलती है। राजा उससे मणि के बारे में पूछता है। महिला बताती है कि मणि काफी समय पहले जेल चला गया था। उसके बाद उसकी मां की मानसिक हालत खराब हो गई थी और एक रिश्तेदार उसे अपने साथ कहीं ले गया था। यह सुनकर रजा मणि के पुराने केस के बारे में पता लगाना शुरू करता है। आखिरकार वह उस पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर से मिलता है जहां मणि का मामला दर्ज था। इंस्पेक्टर से उसे पता चलता है कि मणि पर अपनी ही छोटी बहन और उसकी एक करीबी महिला की हत्या करने का आरोप है, लेकिन इस केस में एक बड़ी समस्या है। इन दोनों महिलाओं की लाशें पुलिस को कभी मिली ही नहीं थी, इसलिए मणि के खिलाफ मामला अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। राजा पूछता है कि यह घटना कब हुई थी। इंस्पेक्टर बताता है कि इस घटना को लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। अब राजा को मामला जोड़ने पर शक होने लगता है। वह तुरंत रथिका को सारी जानकारी बताता है। रथिका भी मानती है कि शायद राजा सही दिशा में पहुंच गया है, क्योंकि मणि के केस का समय और जमीन से मिले कंकाल की उम्र लगभग एक जैसी है। लेकिन अभी भी एक चीज साबित होना बाकी है। क्या जमीन से मिला कंकाल वास्तव में मणि की बहन या उस दूसरी महिला का है? इसका जवाब डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इंस्पेक्टर ने मणि का पुराना केस संभाला था, उसे भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि मणि के मामले का इस जगह से कोई संबंध हो सकता है जहां से ये कंकाल मिले हैं। अब राजा के सामने सवाल है, अगर मणि सच में इन मौतों से जुड़ी हुई है तो 2.5 साल पहले आखिर वहां हुआ क्या था? रथिका को अब पूरा यकीन हो जाता है कि इस मामले का संबंध मणि से है, इसलिए वह राजा को कहती है कि जेल जाकर मणि का डीएनए सैंपल लिया जाए। इसके बाद कहानी हमें मणि के पुराने समय में ले जाती है। जेल में बंद मणि को अपने बीते दिनों की एक घटना याद आती है। एक लड़की नीलावती उसे लगातार फोन कर रही थी। मणि का लग रहा था कि शायद उसका कोई दोस्त उसके साथ मजाक कर रहा है।
मणि उससे उसका नाम बताने के लिए कहता है। तब नीलावती कहती है कि वह फ़ोन पर कुछ नहीं बता सकती। अगर मणि सच में जानना चाहता है कि वह कौन है तो उसे मंदिर में जाकर उससे मिलना होगा। अगले दिन मणि बताए गए समय पर मंदिर पहुंच जाता है। वहां उसे नीलावती दिखाई देती है। दोनों आमने सामने तो होते हैं लेकिन शुरुआत में ठीक से बात नहीं कर पाती। मणि आखिरकार पूछता है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। नीलावती कहती है कि उसने उसका कारण पहले ही फ़ोन पर बता दिया था, बस मणि को वह बात याद करनी चाहिए। इतना कहकर नीलावती वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद मणि के मन में उसके लिए भावनाएं पैदा होने लगती है। इसी बीच मणि का दोस्त सुंदरन उसके घर आता है। मणि घर पर नहीं होता, इसलिए वह उसकी माँ से पानी मांगता है। मणि की छोटी बहन वैमना उसे पानी देती है, लेकिन ऐसा लगता है कि सुंदरन का मणि के घर आना वैनबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। उस रात मणि अपने दोस्त प्रभा के साथ बैठा होता है, तभी प्रभा अपनी गर्लफ्रेंड से जुड़ी एक बात बताता है। इसके बाद मणि नीलावती को फोन करता है। मणि उससे कहता है कि उसे डर है कि नीलावती कहीं उससे मजाक तो नहीं कर रही। वह यह भी कहता है कि जिस दिन से उसने नीलावती को देखा है उसके दिमाग में सिर्फ वही रहती है। लेकिन मणि को डर है कि अगर वह इस रिश्ते में बहुत आगे बढ़ गया है तो बाद में उसे धोखा मिला तो वह बुरी तरह टूट जाएगा। इसलिए वह नीलावती से कहता है कि बेहतर होगा वह अभी से उससे दूर हो जाए और दोबारा फोन ना करे। नीलावती कुछ ही नहीं कहती और फोन काट देती है। अगली सुबह मणि के फोन पर नीलावती का एक मैसेज आता है। उसमें एक ऐसी तस्वीर होती है जिससे मणि घबरा जाता है। नीलावती ने अपने हाथ को काटा होता है और उसकी तस्वीर मणि को भेजी थी। मणि तुरंत अपने दोस्त प्रभा को फोन करके यह बात बताता है। उसे डर लगता है कि नीलावती कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन प्रभा उसे समझाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी गुस्से में कभी कभी ऐसी तस्वीरें भेजती है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब कहानी वापस वर्तमान में लौटती है। पुलिस मणि का डीएनए सैंपल लेती है और उसे मिले कंकाल के नमूनों से मिलान के लिए भेज देती है। रिपोर्ट आने पर पुलिस को एक बड़ा सुराग मिलता है। मणि का डीएनए उन 2 मृत महिलाओं में से एक के डीएनए से जुड़ता है। रतिका तुरंत लैब से जानकारी लेती है। वह पूछती है कि अगर डीएनए मणि की बहन से मेल खाता है तो क्या इसका मतलब यह है कि मणि ने अपनी ही बहन की हत्या की थी। लेकिन लैब से जवाब मिलता है कि अंतिम रिपोर्ट पर डॉक्टर के हस्ताक्षर अभी बाकी हैं। डॉक्टर दोबारा जांच करने के बाद ही रिपोर्ट को आधिकारिक रूप से जारी करेंगे। इसमें कुछ और समय लग सकता है। रतिका परेशान हो जाती है। वह चाहती है कि केस को जल्द से जल्द खत्म किया जाए क्योंकि ऊपर से लगातार दबाव आ रहा है। रजा से कहती है कि प्रेस मीट करके केस को आज ही खत्म कर देते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन रजा सावधानी से बरतने की सलाह देता है। वह कहता है कि मीडिया के सामने जाने से पहले अंतिम डीएनए रिपोर्ट का इंतजार करना बेहतर होगा। रतिका कहती है अगर वे रिपोर्ट का इंतजार करेंगे तो कई दिन और लग जाएंगे। ऊपर से केस को लेकर पहले से ही काफ़ी दबाव है। वह रजा से कहती है कि अगर केस आज खत्म हो गया तो इसका पूरा श्रेय भी उसी को मिलेगा। इसके बाद मणि के खिलाफ अदालत में सुनवाई शुरू होती है। एक गवाह बताता है कि घटना वाले समय मणि कुछ दोस्तों के साथ उसके फल के बगीचे में आया था। इससे मणि के खिलाफ मौजूद आरोप और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। मणि को भी अदालत में लाया जाता है, लेकिन वह पूरे समय बिल्कुल चुप रहता है। अदालत आखिरकार उपलब्ध सबूतों के आधार पर मणि को नीलावती और वैनबा अपनी बहन और उस औरत की हत्या का दोषी मान लेती है और उसे उम्र कैद की सजा सुना देती है। सबको लगता है कि आखिरकार केस सुलझ गया और असली अपराधी को सजा मिल गई, लेकिन रजा के मन में अभी भी एक सवाल रह जाता है। वह रमर से कहता है कि कुछ बात उसे परेशान कर रही है। हमने तो उन दोनों महिलाओं की लाशों का पता लगाया और उसी अपराध पर मणि को दोषी माना गया, लेकिन क्या सच में मणि ही असली हत्यारा है। रजा को लगने लगता है कि इस पूरे मामले में अभी भी कोई ऐसा राज छिपा है जो सामने नहीं आया है। रमर रजा को समझाता है कि अब जो हो गया उसके लिए खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, लेकिन रजा को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि मणि ने किसी दबाव की वजह से अपना अपराध कबूल किया है, क्योंकि मणि के खिलाफ दोनों हत्यारों का कोई मजबूत सबूत नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद मणि को वापस जेल ले जाया जाता है। जेल के बाहर उसकी माँ रोती हुई उसे देखती है। मणि भी अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोता है और उससे माफ़ी मांगता है। यह देखकर रजा का दिल भर जाता है। उसे लगता है कि मणि शायद कोई ऐसी बात जानता है जिसके बारे में बाकी किसी को जानकारी नहीं है। अगले दिन रजा के घर उसकी गर्भवती पत्नी के लिए एक छोटी सी पूजा रखी जाती है। पूजा खत्म होने वाली होती है तभी रजा को मोहन का फोन आता है। रजा टीवी पर खबर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं।
खबर में बताया जाता है कि जिस मणि को एक दिन पहले ही उम्र कैद की सजा मिली थी, उसने जेल में अपनी जान लेने की कोशिश की है। रात को राजा अस्पताल पहुंचता है और उस वार्डन से बात करता है जिसने मणि को अस्पताल पहुंचाया था। वार्डन बताता है कि सजा मिलने के अगले ही दिन मणि लगातार रोता रहा। बाद में उसे मानसिक रूप से परेशान समझकर डॉक्टर के पास ले जाया गया। इसी दौरान मणि ने वहां मौजूद बिजली के तार से छेड़छाड़ की और करंट की चपेट में आ गया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा और फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों को उम्मीद है कि मणि की जान बच जाएगी। राजा रमर से कहता है कि अगर मणि को कुछ हो गया तो उसे हमेशा इस बात का पछतावा रहेगा कि वह असली सच तक नहीं पहुंच पाया। वह साफ कहता है कि जब तक इस केस की सच्चाई सामने नहीं आ जाती, उसे चैन नहीं मिलेगा। राजा को अब पूरा यकीन होने लगता है कि ऊपर से दिखाई देने वाली कहानी के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। उसे शक है कि मणि ने अपनी मर्जी से अपराध कबूल नहीं किया। शायद किसी के दबाव में उसने ऐसा किया हो, और हो सकता है कि इसी वजह से उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। अब राजा और रमर पुराने केस को फिर से खंगालना शुरू करते हैं। सबसे पहले वे उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं जिसने अदालत में मणि के खिलाफ गवाही दी थी। राजा उससे पूछता है कि करीब 2.5 साल पहले जिस बगीचे की जिम्मेदारी उसके पास थी, क्या मणि वहां अक्सर आया करता था? वह आदमी पहले बात घुमाने लगता है, लेकिन रमर सख्ती से पूछताछ करता है तो आखिरकार वह सच बता देता है। वह कहता है कि उस बगीचे में कई लड़के आते जाते रहते थे। वे उसे पैसे देते और अंदर जाकर नशा करते थे। राजा सीधा सवाल करता है, क्या घटना वाले दिन मणि भी वहां आया था? वह आदमी साफ कह देता है कि नहीं, मणि उस दिन वहां आया ही नहीं था। फिर वह बताता है कि उस समय केस की जांच कर रहे इंस्पेक्टर सेल्वम के कहने पर उसने अदालत में झूठी गवाही दी थी कि उसने मणि को उस दिन बगीचे में देखा था। यह सुनकर राजा और रमर दोनों समझ जाते हैं कि मणि के केस में कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। इसके बाद दोनों उस इंस्पेक्टर सेल्वम से मिलने पहुंचते हैं जिसने मणि के पुराने केस की जांच की थी। पूछताछ में सेल्वम बताता है कि उसने केस को मजबूत बनाने के लिए झूठी गवाही का सहारा लिया था, लेकिन उसका कहना था कि उसे पूरा विश्वास था कि मणि ही अपराधी है। राजा उससे पूछता है कि आखिर उसे मणि पर इतना भरोसा कैसे था कि वही हत्यारा है। सेल्वम बताता है कि मणि इलाके में काफी बदमाश था। वह अक्सर इधर उधर घूमता रहता था और कुश्ती जैसे मुकाबलों में हिस्सा लेकर जीतता था, और जलीकट्टू जैसे कुश्ती में वह जीतता रहता था। अपनी लोकप्रियता और ताकत का उसे काफी घमंड था। सेल्वम के मुताबिक मणि अपनी पहचान का इस्तेमाल लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए करता था। इसी तरह उसकी मुलाकात नीलावती से हुई थी और दोनों के बीच रिश्ता बन गया था। कुछ समय बाद नीलावती मणि के साथ घर से भाग गई। जब उसके परिवार को इसकी जानकारी मिली तो वे मणि से मिलने पहुंचे। काफी बातचीत के बाद उन्होंने मामला शांत करने की कोशिश की और नीलावती को वापस ले जाने का फैसला किया। उस समय मणि ने नीलावती के पिता से वादा किया था कि वह 2 दिन के अंदर नीलावती को सुरक्षित वापस भेज देगा। साथ ही उसकी छोटी बहन को भी उसके साथ भेजने की बात कही थी, लेकिन 2 दिन बाद भी नीलावती और उसकी बहन वापस नहीं आई। इसके बाद उसके परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। अब राजा के सामने एक और बड़ा सवाल पड़ जाता है, क्या नीलावती और उसकी बहन के गायब होने के पीछे सच में मणि का हाथ था, या फिर किसी ने जानबूझकर मणि को इस मामले में फंसा दिया था? सेल्वम का कहना था कि मणि के पास अदालत में खुद को निर्दोष साबित करने का मौका था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सजा स्वीकार कर ली। लेकिन राजा को अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं था। तभी मोहन का फोन आता है। उसे पता चलता है कि अस्पताल में भर्ती मणि को होश आ गया है। राजा मणि से मिलने अस्पताल पहुंचता है, लेकिन उस समय मणि आराम कर रहा होता है, इसलिए राजा उसकी माँ से बात करने लगता है। मणि की माँ कहती है उसका बेटा कभी किसी की हत्या नहीं कर सकता। वह स्वभाव से शांत है और वह किसी का नुकसान पहुंचाने वाला इंसान नहीं है। वे आगे बताती है कि मणि के केस में उसका परिवार कुछ नहीं कर पाया क्योंकि नीलावती के परिवार के पास बहुत पैसा और राजनीतिक ताकत थी। उनके सामने खड़े होने की उनकी हैसियत नहीं थी। राजा पूछता है कि जिस दिन नीलावती और मणि की बहन घर से गई थी, क्या मणि उन्हें वापस लेने या उनके पीछे गया था? मणि की मां बताती है कि मणि उस समय घर पर था ही नहीं। नीलावती और उसकी बहन खुद ही घर से चली गई। जब मणि बाद में घर लौटा और उसे दोनों के बारे में पता चला तो उसने अपनी मां से पूछा था कि उसने उन्हें अकेले घर से जाने क्यों दिया। मणि की मां कहती है कि इसके बाद उसकी बेटी और नीलावती के साथ क्या हुआ इसके बारे में परिवार को कुछ भी नहीं पता है। राजा अब मणि के दोस्तों के बारे में पूछता है। मां बताती है कि मणि के 2 खास दोस्त थे, प्रभा और सुंदरन। इसके बाद पुलिस प्रभा को थाने बुलाती है।
राजा उससे पूछता है कि क्या वह मणि का बहुत करीबी दोस्त था। प्रभा बताता है कि पहले वे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब उनके बीच पहले जैसी दोस्ती नहीं रही। राजा इसका कारण पूछता है। तब प्रभा अपनी पुरानी घटना बताना शुरू करता है। कुछ समय पहले गांव में एक बड़ा मेला लगा हुआ था। वहां मणि, प्रभा और सुंदरन तीनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे थे। वहां मणि की मुलाकात नीलावती से होती है। नीलावती उससे कहती है कि यहाँ सबके सामने बात नहीं कर सकती क्योंकि उसके परिवार के लोग आसपास हैं। वह मणि को मेले के पीछे एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए कहती है। वे वहां पहुंचते हैं और इसी दौरान प्रभा की गर्लफ्रेंड भी वहां आ जाती है। वह नीलावती की दोस्त थी। प्रभा की गर्लफ्रेंड उसे एक पुरानी बात बताती है। वह कहती है कि मणि से मिलने से पहले वह किसी और लड़के से प्यार करती थी। उस लड़के ने उसे एक मोबाइल फोन दिया था जिसे वह अब तक इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन कुछ समय बाद वह लड़का वापस आया और फोन भी वापस ले गया। उसने उससे रिश्ता भी खत्म कर दिया। लड़की कहती है कि उसने यह बात प्रभा को इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि प्रभा उसे छोड़ देगा। अब उसके पास फोन भी नहीं है, इसलिए वह प्रभा से नया फोन दिलाने के लिए कहती है। इसके बाद चारों कुछ समय साथ मिलते हैं। सुंदरन भी मणि और प्रभा दोनों की प्रेमी कहानियों इसके बाद चारों कुछ समय साथ बिताते हैं। सुंदरन भी मणि और प्रभा दोनों की प्रेम कहानियों में उनकी मदद करता रहता है। लेकिन कुछ समय बाद एक दिन मणि को उसके एक दोस्त ने प्रभा की गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बताया। उस दोस्त का कहना था कि प्रभा जिस लड़की के साथ रिश्ते में है वह अच्छी लड़की नहीं है और प्रभा को उससे दूर हो जाना चाहिए। मणि ने यह बात प्रभा को बता दी। प्रभा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं है। दोनों दोस्तों के बीच इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई और बात झगड़े पर पहुंच गई। उस दिन के बाद मणि और प्रभा ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। राजा अब प्रभा से उसके दूसरे दोस्त सुंदरन के बारे में पूछता है। प्रभा बताता है कि करीब 1 साल पहले सुंदरन को चेन्नई में नौकरी मिल गई थी और वह वहां चला गया था। उसके बाद से उसकी सुंदरन से कोई मुलाकात नहीं हुई। राजा उससे कहता है कि अगर सुंदरन से संपर्क हो तो तुरंत पुलिस को बताना। इधर मणि की हालात भी अब ठीक हो जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद राजा जेल में मणि से मिलने आता है। राजा उससे साफ कहता है कि जमीन से नीलावती और वेमना से जुड़े कंकाल मिले हैं। उसे नहीं पता कि मणि ने सच में उन दोनों की हत्या की थी या नहीं, लेकिन उनके मन में एक सवाल है, अदालत में मणि ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश क्यों नहीं की। मणि कुछ देर चुप रहता है, फिर वह कहता है कि मैं कुछ भी कह दूं उससे नीलावती और मेरी बहन वापस नहीं आ जाएगी। उसके लिए कहने को कुछ नहीं बचा था। मणि की बात सुनकर राजा भी कुछ नहीं कहता। वह वहां से वापस चला जाता है। लेकिन अब राजा को पहले से ज्यादा यकीन हो चुका था कि मणि की चुप्पी के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। अब राजा और रथिका के सामने एक नया मोड़ आता है। उन्हें डॉक्टर धनपाल की नई डीएनए रिपोर्ट मिलती है। रथिका जब डॉक्टर से बात करती है तो वह नाराज होकर कहता है कि पहले ही उसने अपनी जांच पूरी किए बिना मेडिकल मीडिया के सामने रिपोर्ट दिखा दी थी। अब उसका नतीजा सबके सामने है। राजा डॉक्टर से माफी मांगते हुए कहता है कि पिछली बार उससे गलती हुई थी, लेकिन इस बार वे पूरी सावधानी से जांच करेंगे। इसके बाद डॉक्टर एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। नीलावती और वेमना से जुड़े कंकालों से एक तीसरे व्यक्ति का डीएनए भी मिल जाता है, लेकिन यह डीएनए मणि से बिल्कुल मेल नहीं खाता। राजा तुरंत समझ जाता है कि इसका मतलब मणि के खिलाफ कहानी में कोई बड़ी कमी है। अगर तीसरे व्यक्ति का डीएनए वहां मिला है तो हो सकता है कि असली अपराधी कोई और है। लेकिन डॉक्टर यह भी साफ कह देता है कि सिर्फ तीसरे डीएनए के मिलने से यह पूरी तरह साबित नहीं होता कि मणि निर्दोष है। इसके लिए वह तीसरे व्यक्ति की पहचान करना जरूरी होगा। अब राजा और राधिका बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। केस पहले ही बंद हो चुका है और मणि को उम्र कैद की सजा भी मिल चुकी है। अब अगर इस नए डीएनए की जांच करनी है तो केस दोबारा खोलना पड़ेगा। राजा कहता है कि अगर पुलिस की गलती की वजह से कोई निर्दोष इंसान जेल में सजा काट रहा है तो वे चुप नहीं बैठ सकते। राधिका भी आखिरकार फैसला करती है कि चाहे कितनी परेशानी आए, केस को दोबारा खोलने की कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। अब पार्ट 2 की कहानी आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप देख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। बाय।